हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन अब आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कि भाई स्टडीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए अब हम जो लेकर आए हैं वो है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये बुक्स तो भाई मार्केट में बहुत अवेलेबल है, तो इसमें क्या खास बात है? बिल्कुल खास बात है भाई। बात ये है कि हमने इसे आपकी सुविधा के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि आपको पता है कि अब हम सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बुक रहेगी जिसमें हमारे सारे ही सैम्पल पेपर्स रहेंगे। जितने भी हमने सैम्पल पेपर्स कराए हैं सभी रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास में एक बुक हमारी रहेगी, हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किए थे तो एक बुक हमारे पास एनसीईआरटी सोल्यूशन की बुक रहेगी। देखिए इस तरीके से सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक, ठीक है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक करेंगे, वो हमारे पास में रहेगी। फिर है एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में रेडी है। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए। फिल करके सबमिट करेंगे तो हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा इन बुक्स के लिए। तो बस इतने आसान तरीके से आप बुक प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो जल्द से जल्द इन बुक्स को लेना शुरू कीजिए। तो आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का जैसा हमारा वीडियो आपने देखा, ये है क्लास 12th हिंदी कोर का मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 6। तो अभी तक हम 5 कर चुके हैं, आज हम 6 कर रहे हैं। बार बार मैं बोलती हूँ कि आपको ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने इनको वर्बली सॉल्व कर लिया, इन्हें बाकायदा आप लिख कर सॉल्व करिए। इससे बहुत फ़ायदे होंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, आपको हर एक चीज़ का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप पेपर के जो भी पैटर्न है उससे अच्छे से हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा सारा। तो इसलिए इन सभी सैम्पल पेपर्स को प्लीज़ लिख कर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर नंबर 6 हमारा जो है सैम्पल पेपर का 6। तो इसमें आपको सबसे पहले जो दिया गया है वो है कुछ निर्देश। ध्यान से देखेंगे। निर्धारित समय 3 घंटे का हमारे पास में रहेगा, पूर्णांक है 80। फिर आते हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा, और कुल 13 प्रश्न हैं। पूरे जो 13 प्रश्न हैं उन्हें 2 खंडों में विभक्त किया गया है। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ध्यान रखिए 45 क्वेश्चन खंड आ में पूछे गए हैं, लेकिन 40 क्वेश्चंस देने हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए हैं। तो खंड जो बा हमारे पास रहेगा उसमें टोटल सब्जेक्टिव है, यानी कि हर एक चीज़ का आपको डिटेल में आंसर देना है। फिर आते हैं, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। तो जितने भी प्रश्न आपको देंगे उनमें निर्देश दिए गए हैं, उनको आप पालन करेंगे और उत्तर देंगे। दोनों खंडे के प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है। तो जितने भी हैं 13 प्रश्न, इन 13 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। तो मतलब आपको सीक्वेंस में सारे आंसर्स देने। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरे ऐसे ही 1 से लेकर 13 तक आप सीक्वेंस में काम करेंगे। ये नहीं कि आपने पहले 13 क्वेश्चन कर दिया, फिर आपने 10 कर दिया, फिर आपने 9 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 1 कर दिया। ऐसे नहीं करना है, सीक्वेंस में आपको काम करना है। तो अब आते हैं सबसे पहले खंड आ। खंड आ में हमारे पास अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस पे 10 प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। ये है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। तो बहुत सारी क्वेरीज या बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास में आते हैं कि अपठित गद्यांश या काव्यांश को हम किस तरीके से करें। इसका कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा बेस जो रहता है वो है आपके कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रैक्टिस। जितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप गद्यांश या काव्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे, उतने इजी वे से आप आंसर दे पाएंगे। और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग और सॉल्व करने की, उतने अच्छे से आप जो है इन सभी को क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे। तो इसका सिर्फ यही है, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रैक्टिस, बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा गद्यांश। कहा जाता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, यानी कि उसके नॉलेज से होनी चाहिए।
किसी अन्य आधार पर नहीं, कि मतलब रूप, रंग, कद, काठी को लेकर उस व्यक्ति की पहचान नहीं होनी चाहिए। किंतु जाति आधारित व्यवस्था में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बता दिया है। अब हमारा जो समाज है वो जाति आधारित है, तो यहाँ पर जो है उच्च जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं मध्यम जाति के लोग हैं, तो इन सभी को इन जातियों के आधार पर भिन्न भिन्न बना दिया गया है। यूं तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी ये सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों में जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध हो गई। तो यहाँ कहने का तात्पर्य था कि प्राचीन काल से हमारे देश में जो धर्म, वर्ण के और जाति के आधार पर जो समाज का विघटन हुआ उसने हर जगह अपनी पैठ जमाई, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, तो उसने क्या ना समाज के हर एक एरिया पे अपनी पैठ जमा ली है। कुछ ऐसी कुरीतियां एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी थी। तो अब ये कुरीतियां क्या है, समाज ने जो रेखाएं खींची थी उससे पनपी। उनके उल्लंघन को समाजों के तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। फिर जो समाज के ठेकेदार थे यानी कि उच्च वर्ग वाले थे, उन्होंने बोला कि अगर इन रूढ़ियों का पालन नहीं किया गया तो ये क्या होगा, जिसने पालन नहीं किया उसने क्या किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, ये साबित कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान था कि अगर किसी ने ये रूढ़ी का पालन नहीं किया तो उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, यानी कि समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। समाज से बहिष्कृत होने का भय मुस्लिम को हिंदू से तथा हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्यों में से प्रेम विवाह करने से रोकता है। तो ये देखिए, एक दूसरी जाति से संबंध बनाने से रोका क्योंकि समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। संभवतः मानव के स्तरीयकरण दो भिन्न दिशाओं से विकसित हुआ, हालांकि दोनों एक दूसरे में बहुत हद तक समा भी गए हैं। इस प्रकार स्तरीकरणों को क्रमशः वंशागत या जातिगत या स्तरीकरण और सामाजिक गैर जातीय स्तरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि जब यहाँ पर समाज के आधार पर, मतलब समाज में जाति के आधार पर जब ये ऊंच नीच किया गया, जाति धर्म के आधार पर, मतलब धर्म के आधार पर पहले विभाग किया, फिर एक ही जब एक धर्म में अलग अलग जातियां बना दी, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने अलग अलग जाति बता दी और अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग फैसले, तो यहाँ पर स्तरीयकरण हो गया ना, इस स्तर के लोगों को इतनी सुविधा मिलेगी, इस स्तर के लोगों को इतनी सुविधा मिलेगी, इस स्तर के लोगों को, तो हर स्तर को अलग अलग कैटेगरी में बांटने पे उसमें क्या किया इन्होंने, अलग अलग सुविधाएं और अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग रूढ़ियां हो गई, जिससे क्या हुआ, समाज का स्तरीकरण हो गया। सामाजिक स्तरीकरण में एक समाज के अंतर्गत ही पद स्तरों की व्यवस्था विकसित हो गई। अब क्या हुआ कि जब अलग अलग स्तर डिसाइड हो गए तो उसमें जो उच्च जाति थी उसने क्या किया, समाज के सारे उच्च पदों पर कब्जा कर लिया, मध्यम में आ गए और निम्न जाति वालों को एकदम निम्न स्तरीय कामों को सौंप दिया गया। जातिगत स्तरीकरण में दो विभिन्न समाजों के विलय का बोध हो गया। अब क्या है, दो अलग अलग समाज बन गए। इससे क्या हुआ, जब एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है, अब क्या न्यून रूप से बहुत अधिक ज्यादा प्रबल वो साबित हो गया, तो जातीय स्तरीकरण निर्मित हो जाता है। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार के स्तरीकरण का उदाहरण है। आप हिंदू समाज में देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सी जातियां हैं जो उच्च मानी जाती हैं, कुछ मध्यम मानी जाती हैं, कुछ निम्न जाति। तो ये स्तरीकरण आपको हिंदू समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों तथा कालांतर में बाहर से आकर बसने वाले विजेता आर्य जातियों के विलय से बना है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत पहले से हमारा जन्म यहाँ पर हुआ, हम यहीं पे थे, आर्य यहाँ पे आए, उनके विलय से जो है हिंदू जाति का उद्भव हुआ था। अब आते हैं इस पे प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना देने का कार्य किसने किया है? धर्म आधारित व्यवस्था ने, कर्म आधारित, जाति आधारित या लिंग आधारित? तो एक दूसरे से भिन्न बनाने का काम किया गया है, वो है जाति आधारित व्यवस्था ने, मतलब एक ही धर्म के लोगों को अलग अलग स्तर पे बांटने का काम, तो वो किस में हुआ, जाति आधारित में।
प्राचीन काल में किस व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया है? प्राचीन काल में वो सामाजिक व्यवस्था है आपकी कर्म आधारित, यानी कि जो आप कर्म कर रहे हो उसी के हिसाब से आपका जो पोजीशन है वो समाज में है। प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो कौन सा विषय वस्तु है? आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था, हिंदू समाज के उदय पर, जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था पर, या समाज विरोधी धारणा पर। तो ये पूरा गद्यांश जो हमने पढ़ा है वो है आपका जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था पर डिपेंडेंट है, ये पूरा गद्यांश। समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण किसका जन्म हुआ? वो थी कुरीतियां और कुप्रथाएं, अंतर्द्वंद, विरोध या बहिष्कार। तो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा से जन्म हुआ कुरीतियों और कुप्रथाओं का। समाज के तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध के रूप में किसका विधान किया? जो दंडनीय अपराध बनाया गया वो दंडनीय विधान क्या था? वो था सामाजिक बहिष्कार का, अन्य जाति के सदस्य प्रेम विवाह करने पर रोकने का, समाज से बहिष्कृत करने का, या ये सभी। तो ये था आपका ये सभी, यानी कि अगर आप जो आप अगर करेंगे तो उससे क्या होगा? आपको सामाजिक बहिष्कार मिलेगा, अन्य जाति से विवाह करने से रोका गया उसमें, और समाज से बहिष्कृत करने का। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ये सही। मानव कल्याण के स्तरीकरण किन दिशाओं में विकसित हुआ? कौन सी? दो समान दिशाओं में, दो भिन्न दिशाओं में, दो समांतर दिशाओं में, या दो अंतर्द्वंदी विरोधों में से? तो यहां पर क्या है आपका? दो अंतर विरोधी दिशाओं में, जो परस्पर जो है अलग अलग थी। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का आधार क्या होना चाहिए? तो यहां पर गद्यांश के सबसे हर व्यक्ति की पहचान का आधार किससे बनाना चाहिए? ज्ञान, कर्म, धर्म या जाति। तो वो होना चाहिए आपका ज्ञान, कि आपको किस हिसाब से ज्ञान है। नेक्स्ट है, दो भिन्न समाजों के विलय का बोध किससे होता है? जातिगत स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, समता मूलक समाज से, या ये सभी। तो यहाँ पे दो भिन्न समाजों का विलय का बोध हमें होता है जातिगत स्तरीकरण से। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था विकसित हुई? जब समाज में स्तरीकरण किया गया तो किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध जो आई हमारे सामने? एक समाज के विचारों की, एक समाज के पद स्तरों की, दो भिन्न समाज की, हिंदू समाज की। तो ये जो हमारे सामने आई वो क्या थी? एक समाज के विचारों की। भारत में हिंदू समाज का निर्माण किससे हुआ है? आदिकालीन जातियों से, आर्य जातियों से, काखा दोनों, या मुस्लिम जातियों से? तो हिंदू समाज का जो निर्माण हुआ है वो है आदिकालीन जातियों से और आर्य जातियों से। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? काखा दोनों। तो पृष्ठ संख्या 1 खत्म हुआ। अब हम आ गए पृष्ठ संख्या 2 पे। यहां पर हमारे सामने अपठित पद्यांश दिया गया है। दो पद्यांश है, दोनों में से हमको एक पद्यांश करना है। तो ये हमारे जो ये रहेगा, इस पद्यांश पे हमारे सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं, तो उन 5 ही प्रश्नों को हमें करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला पद्यांश क्या है? निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन द्वारा लिखिए। तो पहला पद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे। हमने आपको बोला ना, ध्यान देना, यानी कि कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता हमें देनी जरूरी है जब भी हम कोई गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते हैं। पठित के साथ ये होता है कि चलो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अपठित के साथ होता है उसे हमने पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए उसके हर एक वर्ड को आसानी से समझने के लिए उसमें कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या जल में बह जाते देखा है? क्या खाएंगे यह सोच निराशा से पागल बेचारों को नीरव रह जाते देखा है। देखा है ग्रामों की अनेक रंभाओं को, जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है। रेशमी देह पर जिन अभागिनों की अब तक रेशम क्या साड़ी सही नहीं चढ़ पाई है। पर तुम नगरों के लाल अमीरों के पुतले क्यों व्यथा भाग्यहीनों की मन में लाओगे। जलता हो सारा देश किंतु होकर अधीर तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे। चिंता हो भी क्यों तुम्हें गांवों के जलने से, दिल्ली में तो रोटियां नहीं कम होती हैं। धुलता ना अश्रु बूंदों से आंखों से काजल, गालों पर की धूलियां नहीं नम होती हैं। जलते हैं तो ये गांव देश के जला करे, आराम नहीं दिल्ली अपना कब छोड़ेगी।
या रखोगी मरघट में ऐसी रेशमी महल, या आंधी को खाकर चोट सब छोड़ोगी। चल रहे ग्राम कुंजों में पछिया के झकोरे, दिल्ली लेकिन ले रही लहर पुरवाई में। है विकल देश सारा अभाव के तापों में, दिल्ली सुख से सोई है नरम रजाई में। तो अब ये जो हमारे सामने काव्यांश प्रस्तुत किया गया है, ये क्या है? गांवों में हो रही विपदाओं का शहर वालों पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। खासतौर से दिल्ली की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर सभी सिटीज के बारे में इंडिकेट किया गया है कि जो है गांव में बहुत सारे लोग बहुत तकलीफों से जीते हैं, लेकिन शहर वालों को इस चीज़ की जो है कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और ना ही वो शहर वाले जो है गांव वालों पर इतना ही कोई ध्यान देते हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या रहता है? भाई हमें सारा खाना पीना आराम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कुछ हो रहा है होने दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा काव्यांश था। अब इस पे प्रश्न है, देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में ग्रामों की रंभाएं किन्हें कहा गया है? वो है किसानों की पत्नियों को, गांव की स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों को, असहाय महिलाओं को। तो यहाँ पे गांवों की रंभाएं कहा गया है गांव की स्त्रियों को, मतलब गांव की जो महिलाएं होती है उनको बोला गया है। किसान किस कारण से निराशा से ग्रस्त होते हैं? बादल के ना आने से। क्या खाएंगे यह सोचकर अपने खेतों को लहराता देखकर, या वर्षा ना होने के कारण। तो क्या किस लिए चिंतित होते हैं? क्या खाएंगे यह सोचकर वह चिंतित होते हैं। दिल्ली वासियों को गांवों के कष्ट क्यों नहीं दिखाई देते? दिल्ली वासियों को गांव के कष्ट क्यों नहीं दिखते? गांव ना जाने के कारण, रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण, स्वयं सुविधाओं से पूर्ण होने के कारण, मतलब हमको सारी फैसिलिटीज मिली हुई है इस कारण से, या ये सभी। तो दिल्ली वासियों को गांव के कष्ट इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो सारी ही फैसिलिटीज से युक्त होते हैं, यानी कि स्वयं सुख सुविधाओं से पूर्ण होने के कारण। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली वासियों को किसकी कमी नहीं होती है? किस चीज की कमी दिल्ली वासियों को नहीं होती है? रोजगार की, मेहनत की, साधन की, या आपसी सहयोग की। तो उन्हें जो कमी नहीं है वो है रोजगार की, उनको किसी तरह के रोजगार की कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं, देश किसके ताप से विकल दिखाई दे रहा है? किसके ताप से? भोजन के अभाव के, जल के, या सुख से। तो यहाँ पर किसके ताप से है? वो है अभाव के। तो यहाँ पर किसका मतलब? देश में बहुत सारी चीजों का अभाव है, इसके ताप से सभी विकल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया पहला पद्यांश। अब आते हैं दूसरे पद्यांश पे। हमारे पास, एक फाइल ने दूसरी फाइल से कहा, बहन लगता है साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए तो सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। मैं बार बार सामने जाती हूं, रोती हूं, गिड़गिड़ाती हूं, कहती हूं बिनती हर बार, साहब जी इधर भी देख लो एक बार। पर साहब हैं कि कभी मुझे नीचे पटक देते हैं, कभी पीछे सरका देते हैं, और कभी कभी तो फाइलों के ढेर के नीचे दबा देते हैं। अधिकारी बार बार अंदर झांक जाता है, डरते डरते पूछ जाता है, साहब कहाँ गए? हस्ताक्षर हो गए? दूसरी फाइल ने उसे प्यार से समझाया, जीवन का नया फलसफा सिखाया। बहन हम यूं ही रोते हैं, बेकार गिड़गिड़ाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, और कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती। जैसे फूल खिलते हैं और अपनी महक छोड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग कागज पर नहीं दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, फाइल आपस में बात कर रही है। एक फाइल करी कि भाई साहब हमें देख नहीं रहे, साइन नहीं करते हो, उसको उससे रिलेटेड जो व्यक्ति है वो बार बार आता है, साइन हुए कि नहीं हुए, वो साइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है ना भ्रष्टाचार के बारे में बात करी जा रही है कि भाई फाइल पे साइन करने के लिए साहब कुछ लेना चाहते हैं, इसीलिए लास्ट लाइन में बोला है कि कुछ लोग जो है वो दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं, अर्थात कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि उनको कुछ चाहिए नहीं होता, बस उनका जो कार्य है उसको कंप्लीट करते हैं। तो अब इसमें प्रश्न देखिए क्या है, फाइल द्वारा विनती करने पर साहब ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? फाइल को ध्यान से देखा, फाइल पर हस्ताक्षर किए, फाइल को नीचे पटक दिया, फाइल को ध्यान से पढ़ा। तो क्या हुआ था? सही ऑप्शन वो था, फाइल को नीचे पटक दिया था। फिर नेक्स्ट है, अधिकारी बार बार अंदर क्यों झांक रहा था? डर के कारण, फाइल पर हस्ताक्षर करवाने के लिए, साहब को देखने के लिए, फाइल की स्थिति देखने के लिए। तो क्यों झांक रहा था? वो था
फाइल पर हस्ताक्षर करवाने के लिए, किसी तरीके से कोई अपनी फाइल पर वो साइन कर दे। साहब के जल्दी जल्दी काम निपटाने का क्या कारण है? वो जल्दी जल्दी क्यों काम निपटा रहे हैं? काम समाप्त करना है, ऑफिस से जल्दी चले जाना है, घर जल्दी ना जाना है, या अधिकारी से मिलना है? तो सही कारण क्या है? ऑफिस से जल्दी चले जाना है, वो जल्दी जाना चाहते हैं। दूसरी फाइल ने पहली फाइल को क्या समझाया? जो दूसरी फाइल थी उसने पहली फाइल को वो क्या समझा रही थी? साहब जल्दी जा रहे हैं, हस्ताक्षर आज नहीं होने वाले हैं, हम बेकार ही रोते हैं, जीवन संघर्षों का नाम है। तो दूसरी फाइल को पहली फाइल ने समझाया कि हम बेकार ही रोते हैं, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं। फिर है, कुछ लोग कागज की जगह कहाँ हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं? तो कहाँ है वो? हमारे दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो सही क्या है? दिलों पर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा अपठित गद्यांश खत्म हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 पे हमारी जो हिंदी की पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उनके अध्याय से यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 5 दिए गए हैं, पांचों हमें करने हैं। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया यानी कि जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, हम लोग का कभी कभी नेटवर्क डाउन हो जाता है या कोई और जैसे सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ होता है, तो ये इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कूटीकरण। क्या बोलते हैं? कूटीकरण। नेक्स्ट आते हैं, जनसंचार माध्यम किन कार्यों को संपन्न करता है? वो कौन से कार्य हैं जिन्हें जनसंचार माध्यम संपन्न करता है? एजेंडा तैयार करना, सूचना देना, शिक्षित करना, या ये सभी? तो यहाँ पर ये सभी कार्य संपन्न करता है, तो हम क्या लिखेंगे? ये सभी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? किसको बोला गया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? पत्रकार को, मीडिया को, जनता को, या न्यायपालिका को? तो यहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय परंपरा में नाटक को किसकी संज्ञा दी गई है? नाटक क्या है? वो है दृश्य काव्य। ध्यान रखिएगा, वो है दृश्य काव्य। कहानी की भाषा में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन सी चीज है जब हम कहानी लिखते हैं तो वो नहीं होना चाहिए उसमें? स्वाभाविकता का, क्लिष्टता का, सरलता का, या प्रभाव महत्ता का? तो वो होना चाहिए क्लिष्टता का, यानी कि उसमें ना ही ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए और ना ही ऐसे वाक्यों को लेना चाहिए जो आसानी से समझ में ना आए, यानी कि मुश्किल शब्दों और मुश्किल वाक्यों का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली क्लिष्टता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहां पर क्या दिया है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। अब हमारी जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? आरोह, उसके काव्य खंड से हमारे सामने एक काव्यांश रखा गया है और इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न है हमारे 5, तो टोटल हमारे 5 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स ईच। तो पहले हम काव्यांश पढ़ते हैं। पठित काव्यांश क्या है? जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जय जड़ देहे जिहाओ मोही, जयहु अवध कवन बहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बहु अपसज सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो कवितावली और राम लक्ष्मण मूर्छा, क्या है? लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। तो बेसिकली क्या है? ये राम विलाप है कि राम किस तरीके से विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, उनको गोद में लेकर वो विलाप कर रहे हैं कि मतलब मेरा जीवन तुम्हारे बिना उसी प्रकार है जिस प्रकार से पंख बिना पक्षी है, विष बिना जो है वो सांप है, और सूंड बिना हाथी है। तो जैसे ये सब इसके बगैर जो है निसहाय हो जाते हैं, मैं भी तुम्हारे बगैर निसहाय हो गया हूं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपने जो है पत्नी के चक्कर में, यानी कि पत्नी को प्रिय प्रेम के चक्कर में मैंने अपने भाई को गंवा दिया है। तो ये इस काव्यांश में दिया गया है। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। भाई के बिना जीवन की तुलना किससे की गई है? पंखों के बिना पक्षी से, मणि के बिना सांप से, सूंड के बिना हाथी से, ये सभी। तो यहाँ पर इन सभी से की गई है, तो हम क्या लिखेंगे? ये सभी।
नेक्स्ट आते हैं, राम किसकी तुलना में अपने भाई को अधिक महत्व दे रहे हैं? धन की, पत्नी की, राज्य की या पुत्र की? तो यहां पर वो दे रहे हैं पत्नी। यहां पर पत्नी की तुलना में भाई को अधिक महत्व दे रहे हैं। नेक्स्ट है, राम को लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाने में क्या सहना पड़ेगा? अगर वो लक्ष्मण के बिना अयोध्या गए तो उन्हें क्या सहना पड़ेगा? विषाद, ग्लानि, आमोद या कटु वचन? तो उनको सहना पड़ेंगे वो है ग्लानि, क्योंकि सभी कहेंगे वहां पर कि भाई तुम अपने भाई को कहाँ छोड़ आए, पत्नी प्रेम में तुमने भाई को गवा दिया। तो यहाँ पर जो वो ग्लानि उनके मन में रहेगी इन वचनों को सुन के, तो वो सभी उनको सहना पड़ेगा। राम द्वारा किसकी हानि सहन कर पाना कठिन है? वो किसकी हानि है? वो है लक्ष्मण की हानि जो है सहन करना उनके लिए बहुत कठिन है। नारी हानि विशेष क्षति नाही, पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त है? उन्होंने बोला नारी की हानि जो है विशेष हानि नहीं होती, तो इसमें किस तरह का भाव वो व्यक्त कर रहे हैं? वो है भाई के वियोग से उत्पन्न कष्ट का, पति के वियोग से उत्पन्न कष्ट का, भातृ प्रेम की समाप्ति का या हर्ष का? तो यहां पर जो फीलिंग के कारण उन्होंने ये पंक्तियां बोली है वो फीलिंग है भाई के वियोग में उत्पन्न कष्ट के कारण वो इन पंक्तियों को बोल रहे हैं। अब आ गए हमारे पास क्या? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास जो है हमारी जो आरोह बुक है उसके गद्य खंड से कोई जितने भी चैप्टर है उसको एक गद्यांश यहाँ रखा गया है, उसे हमें पढ़ना है और पढ़ के इससे संबंधित हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो ये जो गद्यांश दिया गया है ये है पहलवान की ढोलक से। पढ़े, दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। दिन प्रतिदिन प्रातः काल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता, दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे? ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। तो किस तरीके से वो अपने पुत्रों को सारी शिक्षा दे रहा था, ये इस पाठ जो है गद्यांश में बताया गया है। अब इस पर आधारित प्रश्न है, राज दरबार का भावी पहलवान किसे घोषित किया जा चुका था? वो था लुटन के दोनों ही लड़कों को। तो यहाँ घा वाला हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, पहलवान के बेटों का भरण पोषण राज दरबार में होने का क्या कारण था? अब जो उसके पहलवान के दोनों पुत्र थे उनका भरण पोषण दरबार से हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्या कारण था? उसके पिता का दरबारी पहलवान होना, जनता की इच्छा शक्ति, राज्य के उच्च अधिकारी का पुत्र होना या राजा का विशेष लगाव। तो इसका कारण था उनके पिता का दरबारी पहलवान होना, इसलिए उनके परिवार की जिम्मेदारी भी राज परिवार की ही हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, पहलवान अपने बेटों को क्या शिक्षा देता था? पहलवानी की, स्वामी भक्ति की, ढोलक की, सम्मान की। तो हमने यहाँ पर देखा था इन सभी की देता है, तो हम यहाँ लगाएंगे ये सभी। नंबर 4 है, राजा साहब ने पहलवान को दरबार में किस कारण से रखा था? अब राजा साहब ने किस लिए उनको पहलवान को रखा था? शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटाने के कारण, उसके ढोलक बजाने के ढंग से प्रभावित होने के कारण, लोगों द्वारा आग्रह करने के कारण, अपने सैनिकों की पहलवानी सिखाने के कारण। तो क्यों रखा था? उन्होंने शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटा दी थी, इसीलिए राजा साहब ने उसे राज दरबारी पहलवान घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, गांवों में अखाड़े समाप्त होते जाने का क्या कारण हो सकता है? गांवों में जो खत्म होने से कारण क्या है? राज दरबारों में पहलवानी की उपेक्षा होना, समाज के लोगों द्वारा इसकी उपेक्षा करना, मनोरंजन के अन्य साधन तलाशना या ये सभी। तो हम यहाँ पर अगर बोलेंगे तो ये सभी कारण हैं, यानी कि राज दरबार में भी पहलवानों की इतनी उपेक्षा हो रही है, हम लोग भी नहीं करते हैं, और मनोरंजन के हमने आजकल बहुत सारे साधन खोज लिए, इसलिए अखाड़े, गाँव के जो अखाड़े हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका विधान भाग 2 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 10 ही प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं, 1 मार्क्स ईच रहेगा। चलिए देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है? बुजुर्गों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमने यहाँ देखा कि जो यशोधर बाबू हैं बुजुर्ग हो गए हैं तो उनके बच्चे उनको इतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, भाई वो पुराने हैं, उनकी विचारधारा पुरानी है, ऐसा सोच कर करते हैं, तो उनकी भावना कहीं ना कहीं आहत होती है। तो ये क्या करता है? नई पीढ़ी की नई सोच को, बुजुर्गों के प्रति उनके दायित्व के बोध को, हाशिए पर जाते मानवीय मूल्यों को या समाज के नवीन पक्ष को। तो ये बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना व्यक्त करती है हाशिए पर जाते मानवीय मूल्यों को, कि हमारे जो मानवीय मूल्य, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी हमको जो संस्कार मिले हैं वो कहीं ना कहीं जो है समाप्त हो रहे हैं, किसी गड्ढे में जा रहे हैं, पूरी तरीके से खराब हो रहे हैं। फिर पार्टी के दिन यशोधर बाबू अपनी शाम की पूजा का समय क्यों बढ़ा देते हैं? शाम की जो पूजा है वो जो लिमिटेड टाइम में करते हैं, उस दिन वो पूजा ज़्यादा करते हैं क्योंकि घर में पार्टी चल रही है। तो वो क्या चाहते हैं कि सारे मेहमान चले जाएं, इसी कारण से। तो क्या था? क्योंकि वे चाहते हैं पार्टी में आए लोग खा पी कर जाएं, क्योंकि उस दिन उनका व्रत था, क्योंकि वे लोगों की नज़रें चुराना चाहते थे, क्योंकि उस दिन वे जल्दी घर आ गए। तो सही कारण क्या है? क्योंकि वे चाहते थे कि पार्टी में आए लोग जल्दी खा पी कर चले जाएं। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू ऑफिस के माहौल का तनाव कैसे कम करते हैं? यशोधर बाबू ऑफिस का माहौल किस तरीके से कम करते थे? ऑफिस में चाय समोसे मंगवाकर, ऑफिस से जाते समय चुटीली बातें करके, ऑफिस के कर्मचारियों से पूरी तरह घुल मिलकर, या ऑफिस का काम घर से करके। तो क्या करते थे? वो जाते समय जो है वो कुछ चुटीली बातें करते थे, यानी कि चुटकुले वगैरह बुलाते थे, हंसी मजाक लोगों से हो जाता था, तो वो पूरा दिन का जो भार है वो कम हो जाया करता था। नेक्स्ट है, जूझ कहानी में आनंदा के पिता उसकी किस बात से नाराज होते थे? क्या बात थी तो जिससे पिता एकदम नाराज हो जाते थे? खेत में काम करने की बात से, पढ़ाई करने की बात से, पशुओं को चराने की बात से, या ये सभी से? तो आनंदा के पिता जो सबसे ज्यादा गुस्सा होते थे वो है पढ़ाई की बात को लेकर। तो सही क्या है? पढ़ाई करने की बात को लेकर आनंदा जहां वो बोलता कि वो स्कूल जाना चाहता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करते थे। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ में आने लगी? उसको मैथ्स पहले ज्यादा समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी। इसका कारण क्या था? मन की एकाग्रता से, वसंत पाटिल की सहायता से, अध्यापक की सहायता से, या माता की सहायता से? तो उसके स्कूल में जो एक स्टूडेंट था वसंत पाटिल, वो उसकी बहुत सहायता तो करता था, लेकिन इस सहायता के बावजूद, क्योंकि उसके संगत में आ गए थे तो कहाँ क्या हुआ था, इंटरेस्ट जानने लगा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना। भाई पहले क्या हुआ, जब वो स्कूल गए तो सभी बच्चे उनको बहुत परेशान करते थे, तो उनका भाई मन थोड़ा उचटने लगा। लेकिन जब वो वसंत पाटिल के पास बैठने लगे तो क्या हुआ, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट जागा। फिर मैथ जो अच्छी नहीं कर पाते थे, फिर उन्होंने वो कंसंट्रेशन के साथ करना शुरू किया, तो वो अच्छे से करने लगे। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है जो एकदम सही सटीक बैठते हैं, लेकिन एकदम सही हमें निकालना है। तो जैसे दो था, मन की एकाग्रता से और वसंत पाटिल की सहायता से, तो ये दोनों ही सही हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ऐसा दिया ही नहीं है कि का और खा पे लगाएं। तो ऐसे कंडीशन में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें एकदम सही लगाना है। तो सबसे सही क्या था कि भाई जब तक हमारा कोई हेल्प भी अगर कोई कर देगा, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा तो क्या वो चीज हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सही सटीक जवाब क्या है? मन की एकाग्रता से। फिर आते हैं, जूझ कहानी में आनंदा के मास्टर सौंदगेलकर ने किस पर कविता लिखी थी? किस पे लिखी थी? आनंदा के जुझारू प्रवृत्ति पे, मालती लता की सुंदरता पे, विद्यालय के अनुशासन पूर्ण व्यवहार पर, या मराठी भाषा के महत्व पर? तो उन्होंने कविता लिखी थी मालती लता की सुंदरता पे, मालती फूल होते ना उसकी सुंदरता पे उन्होंने कविता लिखी थी। मोहनजोदाड़ो के घरों की मोटी दीवारों से क्या अनुमान लगाया जाता है? मोहनजोदाड़ो में जो खंडर मिले, उनकी जो पहली मंजिल की इमारत जो मिले हैं खंडर, उनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं। तो उससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा था? क्या ये दीवारें केवल प्रदर्शन मात्र के लिए बनाई गई होंगी? ये दीवारें प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बनाई गई होंगी? इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी? इन दीवारों पर सुंदर चित्रकारी करनी होगी? तो इन मोटी दीवारों से ये चीज का पता लगाया जा रहा था कि जरूर इसके ऊपर दूसरी मंजिल रही होगी। तो इन दीवारों पर दूसरी मंजिल रही, क्योंकि भाई
ऊपर दूसरी मंजिल बनाने के नीचे बेस मजबूत होना जरूरी ना, तो नीचे मोटी दीवारें, फिर उसी के ऊपर जो है दूसरी मंजिल खड़ी की गई होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर बनाई है। तो जो सभ्यता से जो मिले अजायब घर की जो विशेषता है, यानी कि जो चीजें रखी गई हैं अजायब घर में, उस अजायब घर की क्या विशेषता है? ये अजायब घर बहुत विशाल और सुंदर है। इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं संग्रहित हैं। इसमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं हैं। इसमें उत्कृष्ट कलात्मकता दिखाई दी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहां पर औजार तो मिले हैं पर हथियार नहीं है, यानी कि काम करने के जो टूल्स होते हैं वो हैं, लेकिन आप अगर वहां पे बोलिए कि तलवार, भाले, ढाल ये सब हो, तो ये सब नहीं था। तो सही ऑप्शन है इसमें औजार तो मिले हैं पर हथियार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस कारण बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता? अब अगर सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता को देखा जाए तो वहां ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर बीमारियां कभी कोई बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं फैली होंगी। कारण ये था कि वहां पे नालियां सभी ढकी हुई थी, जिससे जो है जो बीमारी फैलाने वाले मच्छर मक्खी होते हैं ये नहीं फैलते होंगे, इसलिए यहाँ पर बीमारियां नहीं होती होंगी। तो सही देखिए क्या है, नाली आदि उचित रूप से ढकी होने के कारण ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता में कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने की चिरोड़ी के गाड़े का उपयोग किया गया, किस लिए किया जाता होगा? तो ये सब क्यों प्रयोग किया गया, कारण क्या है कि मतलब तले में भी अच्छे से गाड़े का इस्तेमाल किया, हर एक ईंट को लगाने में चिरोड़ी गाड़े का इस्तेमाल। तो ये इसलिए था कि अंदर जो कुंड में पानी भरा जाए वो बाहर नहीं जाए, और बाहर का जो गंदा पानी है वो अंदर नहीं आए। इस मजबूती को पक्का करने के लिए इस चिरोड़ी गाड़े का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ देखिए, कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आ जाए। तो सही क्या है, का और खा हमारा दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम गा पे टिक करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हमारे यहाँ समाप्त हो गए। जो अब हम आ जाते हैं हमारे खंड बा पे। खंड बा अब हमारा टोटल वर्णनात्मक है, यानी कि अब हमें यहाँ डिटेल में आंसर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वर्णनात्मक सेक्शन का, और हमारा प्रश्न संख्या 7 जो है वो है रचनात्मक लेखन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से हमें कोई एक करना है और ये होगा हमारा 6 मार्क्स का। तो क्या है, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। अब यहाँ पर याद रखिए वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स, बार बार बोलती हूँ, क्वेश्चंस आंसर्स हो चाहे लेख हो, हर जगह वर्ड लिमिट दी रहती है, उसको आपको बहुत ध्यान रखना है ना। तो ये है 120 वर्ड्स। 4 ऑप्शन क्या है, नए स्कूल में मेरा पहला दिन, दूसरा है मोबाइल फोन और विद्यार्थी, तीसरा है पुस्तकालय के लाभ, और चौथा है स्वास्थ्य और व्यायाम। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को हम यहां पर करेंगे, लेकिन आपको क्या है, कोई एक लेना है। तो पहला है, जो भी आप ऑप्ट करोगे, 4 में से जो भी आप ऑप्शन ले रहे हैं उसमें से आप उसका मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपने किसको जो है ऑप्ट किया, कौन सा ऑप्शन आप ले रहे हो। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं नए स्कूल में मेरा पहला दिन। तो आप सभी स्कूल जाते हो, जब भी आप नए स्कूल में गए हो, आपको पहला दिन याद हो, तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये तरीका देखिए। मेरे नए स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह मॉडल स्कूल है। मैंने इसी वर्ष इस स्कूल में प्रवेश लिया है। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे इस स्कूल में पढ़ते हुए 8 महीने हो गए हैं, किंतु मुझे आज भी स्कूल में पहला दिन अच्छी तरह याद है। नए स्कूल में मेरा पहला दिन बड़ा ही रोमांचक एवं यादगार था। मेरे पिताजी ने मुझे नई ड्रेस, बैग और किताबें खरीद कर दी थी। मैं पहली बार बस में बैठकर स्कूल गया था। पहली बार बस में बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल जाते ही हम प्रार्थना सभा में पहुंच गए। प्रार्थना सभा में स्कूल के प्रधानाचार्य ने नए छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। इसके बाद स्कूल के पुराने छात्रों ने नए छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने मुझे पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, कैंटीन तथा खेल का मैदान दिखाया। पहले दिन ही कक्षा में नए मित्र बन गए। मैंने उनके साथ कैंटीन में चाय पी। खेल के पीरियड में मैंने अपने मित्रों के साथ क्रिकेट मैच खेला।
छुट्टी होने पर पंक्तिबद्ध होकर बस में बैठ गए और हंसते हंसते घर चले आए। सचमुच नए स्कूल में मेरा पहला दिन बहुत यादगार रहा। तो देखिए, पहला दिन बहुत मुश्किल होता है हर बच्चे के लिए एक नई जगह पर जाकर करना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये हुआ। और देखिए, इसको हमने पूरी वर्ड लिमिट के अंदर लिख दिया, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट के अंदर काम करना। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल फोन और विद्यार्थी। हम सभी मोबाइल फोन से परिचित हैं और हम खुद स्टूडेंट्स हैं, तो इस पे जो है बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हो। आज का युग संचार क्रांति का युग है। इस युग में मोबाइल हम सब की जिंदगी का प्रमुख हिस्सा बन गया है। आज मोबाइल ने प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका लाभ उठा रहा है। आज विद्यार्थी वर्ग में मोबाइल अधिक प्रसिद्ध है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हर स्तर के विद्यार्थी की पहली पसंद मोबाइल है। आज मोबाइल का प्रयोग केवल परस्पर बातचीत के लिए नहीं किया जाता। हम सभी जानते हैं कि ये बातचीत के लिए ही इजाद हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी हम इससे बहुत कुछ करते हैं। आजकल हम मोबाइल के बिना कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि सभी कुछ हमारा मोबाइल पे देखिए, पढ़ाई से लेकर लिखाई तक, आप टिकट बुकिंग हो, खाना मंगाना हो, कहीं पर कुछ ग्रोसरी हो, मेडिसिन मंगाना हो, कुछ भी हो, सभी कुछ हम कर लेते हैं, है ना। बल्कि विद्यार्थी इसका प्रयोग इंटरनेट, ईमेल, चैटिंग आदि के लिए भी करते हैं। इससे घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से संसार के किसी भी कोने की जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, कुछ भी होता है, हमें नॉलेज चाहिए होती है, तुरंत हम जो है मोबाइल खोल के पता कर लेते हैं ना कि भाई ये चीज़ कहाँ है, कब बनी थी, या इसका किस सन में निर्माण हुआ था, या कहाँ युद्ध हुआ था, जो कुछ भी हमें जानना चाहते हैं हम तुरंत ही मोबाइल से पता कर लेते हैं। विद्यार्थी अपनी मनचाही सामग्री को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इससे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आज मोबाइल जीवन के लिए जितना उपयोगी है उतना हानिकारक भी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मोबाइल का दुरुपयोग भी करते हैं। ये व्यर्थ में ही घंटों गप्पे हाँकते रहते हैं, एक दूसरे को संदेश भेजने में समय गंवाते हैं, वे चैट करके अपना समय नष्ट करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को मोबाइल की उपयोगिता समझनी चाहिए, इसका दुरुपयोग ना करके केवल सदुपयोग करना चाहिए। तो मोबाइल जहां हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो हम लोग कहीं इसके चक्कर में पड़ के देखिए, रात रात भर के बहुत से लोग देखिए मोबाइल में बैठे रहते हैं, फालतू की चैटिंग, फालतू की बातें, इधर उधर सर्चिंग करना, सर्फिंग करना, ये सारे काम होते रहते हैं। तो ये क्या है, आप अपना टाइम वेस्ट करें। आप एक स्टूडेंट हैं, आपका मोस्टली टाइम आपकी स्टडीज के लिए होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है पुस्तकालय के लाभ। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से हमें क्या क्या फायदे हैं। ये पुस्तकालय ज्ञान का अद्भुत भंडार है। पुस्तकालय ज्ञान का वह मंदिर होता है जहां हम विभिन्न विद्वानों, महापुरुषों, लेखकों, साहित्यकारों आदि के विचारों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह जीवन के लिए शुद्ध हवा, भोजन, जल की जरूरत होती है, उस तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम पुस्तकों की भी आवश्यकता होती है। भाई, हमारे मन को भी तो शुद्धिकरण चाहिए ना, तो उसके लिए भी शुद्ध हवा चाहिए। तो वो शुद्ध हवा हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। जैसे शरीर में हमें शुद्ध हवा चाहिए, स्वास्थ्य पोषण चाहिए स्वास्थ्य के लिए, तो इसीलिए मन के और दिमाग के शुद्धिकरण के लिए हमें अच्छी किताबें चाहिए होती है। पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय का मानव जीवन में बहुत लाभ है। इससे हम धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इससे व्यवहारिक ज्ञान ले सकते हैं, इससे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ सकते हैं, इससे संत कबीर, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल आदि कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास का ज्ञान होता है। पुस्तकालय से हमें अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा परंपराओं का ज्ञान मिल सकता है। इससे कला संस्कृति की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि हम पुस्तकालय का सदुपयोग करें तो यह हमारे जीवन में वरदान सिद्ध हो सकता है। हमें पुस्तकालय में शांत होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये मानिए कि लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहां आप बैठे हुए हैं और चारों तरफ आपके पुस्तकों का जो भंडार है वो ज्ञान का भंडार है। आप जो कुछ चाहें वहां ले जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये क्या देता है आपको, अथाह ज्ञान देता है, इतना ज्ञान जिसकी कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य और व्यायाम, हेल्थ एंड एक्सरसाइज। ये चीज के बारे में आपको बताना है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, हम सभी जानते हैं। तो क्या है, यह बात सच है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
स्वास्थ्य और व्यायाम का अटूट संबंध है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यायाम पर ही आधारित होता है। यानी कि हमारा स्वास्थ्य किस पे? एक्सरसाइज पे। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज करें, अरे आप वॉक कर रहे हैं, आप घर के कुछ काम करें तो भी आप फिजिकली एक्टिव हो, कि मतलब आप काम कर रहे हो, तो ये भी आपका एक एक्सरसाइज है। आप वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, लोग इवनिंग वॉक करते हैं, तो ये भी क्या एक तरह की एक्सरसाइज है। अच्छा स्वास्थ्य केवल नियमित व्यायाम से ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन में व्यायाम का बहुत महत्व होता है। जवानी में ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में भी शरीर को व्यायाम से स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ जीवन सदा निरोगी रहता है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे पास ज़्यादा जो है बीमारियां नहीं आने पाएंगी। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। नियमित व्यायाम से शरीर सुंदर और शक्तिशाली बनता है। इससे तन मन में कभी आलस्य नहीं आता, सदा चुस्ती फुस्ती पूर्ति बनी रहती है। देखिए, अगर आप सुबह एक दिन है जल्दी उठ के आप अगर वॉक ही करिए, आप थोड़ा देर वॉक करिए या रनिंग करिए, तो देखिए आप पूरे दिन कितना फुर्ती में महसूस करेंगे। हमें अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुबह शाम सैर करनी चाहिए, योगा भी करना चाहिए। संभवतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर का व्यायाम ही मूल आधार है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। जब आप हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप जो भी एक्टिविटी करेंगे आपका उसमें मन लगेगा। तो यहाँ पर आपको अगर हेल्दी रहना है तो एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देने हैं। तो वर्ड लिमिट हमेशा, मैं हर जगह बोलती हूँ कि वर्ड लिमिट्स को हमेशा ध्यान रखना है। जो भी वर्ड लिमिट दी जा रही है उतने तक ही सीमित रहिए, उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश मत कीजिए और ना ही उससे कम होने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 60 है तो 60 ही रहेंगे, आप उसका 55 to 60 हो सकता है, 60 to 65 हो सकता है। तो मतलब 55 से लेकर 65 तक का मार्जिन आपके पास में रहता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि 60 मार्क्स का है, 60 वर्ड्स का है और आप उसे 100 वर्ड्स तक ले जाओ, नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 करने हैं। ये हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे गए प्रश्न हैं और ये हमारे रहेंगे आपके 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और यानी कि 2 हुए तो 6 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा 6 मार्क्स का। तो पहला प्रश्न है, समाचार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में चर्चा कीजिए। समाचार, हम सभी न्यूज़ सुनते हैं, पूरे दिन में कई बार सुनते हैं, हर तरह की अलग अलग न्यूज़ होती है। अब इनको हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, ये देखते हैं। मुख्य रूप से समाचार 4 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय। अब ये क्या 4 चीज़ होती है? राष्ट्रीय मतलब हमारे राष्ट्र पूरे देश से संबंधित होती है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व से संबंधित होती है, प्रादेशिक यानी कि प्रदेश से संबंधित होती है और स्थानीय यानी कि जिस भी स्थान से हम बिलोंग करते हैं वहाँ से होती है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, विदेश से प्राप्त होने वाले समाचार अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाते हैं, जबकि राष्ट्रीय समाचारों का संबंध अपने देश के समाचारों से होता है। तो समझ में आया, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व से संबंधित होता है, पूरे विश्व में कहीं की भी न्यूज़ आ सकती है, और राष्ट्रीय हमारे सिर्फ देश से संबंधित रहता है। देश के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त होने वाले समाचारों को प्रादेशिक समाचार की श्रेणी में रखा जाता है। प्रादेशिक, हमारा देश कई प्रदेशों में बटा हुआ है, तो हर स्टेट की जो कहानी रहती है, समाचार रहता है, वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक समाचार। फिर आते हैं स्थानीय समाचार में समाचार पत्रों की गतिशीलता बढ़ती है। स्थानीय समाचार पत्र के प्रकाशन स्थान या उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित खबरों के समूह को कहते हैं। तो मतलब मान लीजिए अगर कोई समाचार आपका दिल्ली से छप रहा है तो उसमें एक होगा कि सिर्फ दिल्ली से संबंधित ही खबरें आएंगी, तो वो जो दिल्ली से संबंधित खबरें रहेंगी वो क्या कहलाएंगी? स्थानीय खबरें। इसी तरह किसी भी शहर में या जहाँ भी छप रहा है, जहाँ पे भी वो अखबार का ऑफिस है, वहाँ की जो खबरें छप रही हैं वो स्थानीय समाचार की कैटेगरी में आती हैं। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, कहानी में द्वंद्व के महत्व को पर प्रकाश डालिए। कहानी में द्वंद्व बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि द्वंद्व ही कहानी को आगे लेकर जाता है, वही रोचक बनाता है और उसी के कारण जो है समापन, जो अंत है वो डिसाइडेड होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब जहाँ पर
भाई कहानी हमेशा सुखद से शुरू होगी, तो मध्य भाग जो हमारा रहता है वो द्वंद्व का होता है। धीरे धीरे कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। तो क्या है, कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता को बनाए रखता है, यानी कि इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट बनाए रखता है। द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर द्वंद्व के कारण पैदा होता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। मतलब जो भी द्वंद्व हुआ है उसका समापन नाटकीय ढंग से होकर कहानी के अंत तक हो जाता है। यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होता है। भाई समापन कैसे होगा, जब तक द्वंद्व नहीं होगा तब तक समापन संभव नहीं है ना। वही चीज, कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। अतः स्पष्ट है कहानी में द्वंद्व का अत्यधिक महत्व है। तो कहा जो भी द्वंद्व हो, जैसे कोई भी आप मूवी देखते हो तो मूवी भी क्या होती है, कथा से पटकथा में बदली जाती है और उस पर हम लोग मूवी देखते हैं। मूवी में देखिए हमेशा क्या होता है, बड़ा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा शुरू हुआ और मध्य भाग आते आते कहानी में बहुत सारे द्वंद्व शुरू हो जाते हैं। किसी का टकराव है, कहीं कुछ है, कोई समस्या, जो भी समस्या कहानी में दिखाई जा रही है वो खड़ी हो जाती है और कहा जो हमारी मूवी एंड होती है तब तक उस कहानी का अंत हो चुका होता है। तो वो जो मध्य भाग होता है वो किसका होता है, द्वंद्व का भाग होता है। अगर द्वंद्व नहीं होगा तो क्या आपको मूवी इंटरेस्टिंग लगेगी, कभी नहीं लगेगी। इसलिए द्वंद्व का कहानी में होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं, किसी भी दैनिक समाचार पत्र में राजनीतिक खबरें ज्यादा स्थान क्यों घेरती हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ होती है वो ज़्यादा कवर करती है एरिया किसी भी न्यूज़पेपर में। अब आपको बताना है क्यों। राजनीतिक घटनाओं पर समाचार पत्रों की नज़र होती है, वे इन्हें सुर्खियां प्रदान करते हैं। इसके प्रति रोचकता तथा संवेदनशीलता पैदा करने का कार्य भी समाचार पत्रों का ही होता है। अब क्या होता है, क्यों घेरती है, तो देखिए इसमें यहाँ पर दे दिया है, हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। राजनीति से जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो राजनीतिक खबरें हैं, इससे हमारा देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक तबका जुड़ता है। कोई भी तबका हो सभी जुड़ता है। भाई उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, सभी कहीं ना कहीं जो है इससे इफेक्ट होते हैं। और लोग पढ़ना भी इसके बारे में जानते हैं क्योंकि सब हमने बताया ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सभी इफेक्ट होते हैं। तो लोग इस बारे में पढ़ना भी चाहते हैं। तो जब पढ़ना चाहते हैं तो समाचार पत्र क्या करते हैं, इनको ज़्यादा रोचक बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि इसके बारे में ज़्यादा खोजबीन करते हैं और इन खबरों को ज़्यादा जगह देते हैं समाचार पत्रों में। तो इसलिए ये ज़्यादा पढ़ी जाती हैं और ज़्यादा छपी जाती हैं, और जितनी ज़्यादा छपेंगी उतना ज़्यादा समाचार पत्र जो हैं इनको छापते हैं और लोग उनको पढ़ते हैं, तो उनकी भाई बिक्री होती है, उनको फ़ायदा होता है, उनकी पब्लिसिटी होती है, उनकी क्या कहते हैं लोकप्रियता बढ़ती है उस समाचार पत्र की। अथवा अब इन दोनों में से आपको एक करना था। दूसरा क्या है, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि खबरों को बनाते समय जनता की रुचि का ध्यान रखा जाता है। इसके विपरीत जनता की रुचि बनाने बिगाड़ने में भी खबरों का योगदान होता है। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें रखी गई हैं कि अखबारों में जो है जो जितनी भी जनता होती है उसकी रुचि में ध्यान रखकर खबरें छापी जाती हैं, ठीक है। मगर दूसरा ही एक मत ये भी है कि जनता की रुचि को बनाने और बिगाड़ने का काम भी समाचार पत्र करता है। अब तो ये विपरीत चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको यहाँ देना है। क्या है, यदि जनसंचार माध्यम जन रुचि का ख्याल नहीं करते तो उनके प्रति जनता का रुझान कम हो जाता है। समाचारों में अशुद्धियां तथा उच्चारण की गलतियों से भी जनता की रुचि उक्त जनसंचार माध्यम में कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर दो बताया, पहला क्या है, रुचि का ध्यान रखना और रुचि को बनाने और बिगाड़ने का खबर में योगदान। तो दोनों ही चीज़ों में जनता कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। अब ये इफेक्शन कैसे इन्होंने बताया, जैसे यहाँ पहले उन्होंने बताया जनसंचार माध्यम में रुचि का ख्याल नहीं करते। कैसे ख्याल नहीं करते भाई, अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो रुझान कम होगा। यानी कि अगर हमने मान लीजिए पहला वाला है, इसको देखिए, ये पहला प्रश्न है ना, इसको हम यहाँ तक समझा रहे हैं कि खबरों में जनता की रुचि को ध्यान अगर कोई पेपर नहीं रखेगा तो जनता उसको लेगी नहीं, उसको पढ़ेगी नहीं। मान लीजिए ज़्यादातर जो जिस भी एरिया के, मान लीजिए आप कहीं पे भी रहते हैं, आजमगढ़ में या आप बनारस में, अयोध्या में, कहीं पे भी रहते हैं, तो वहाँ पे उस समय क्रेज़, मान लीजिए वर्ल्ड कप चल रहा है, तो लोग ज़्यादा क्या देखना चाहते हैं, वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं।
अब अगर कोई अखबार इससे रिलेटेड खबर नहीं छापेगा तो क्या होगा? क्या उसका अखबार लेकर पढ़ा जाएगा? कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, उसकी बिक्री बंद हो जाएगी। तो अगर क्या कहते हैं, किसी भी जनसंचार माध्यम, हम सिर्फ अखबार की बात नहीं कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे आ जाइए, आप रेडियो पे आ जाइए, किसी भी जनसंचार माध्यम पे आ जाइए, अगर उस समय वर्ल्ड कप चल रहा है उससे रिलेटेड खबरें अगर किसी में भी नहीं आएंगी तो आप वो माध्यम देखना या सुनना बंद कर देंगे। तो इसलिए रुचि का ध्यान रखा जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसके विपरीत जनता की रुचि बनाने बिगाड़ने पे भी खबरों का योगदान होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए जैसे हमने बोला वर्ल्ड कप, अब समाचार पत्र अगर वर्ल्ड कप से रिलेटेड खबर छापता है और उसमें अगर वो इस तरीके से माहौल बनाता है, किसी एक टीम की तरफ किसी रुझान की, उसकी अच्छी अच्छी बातें निकाल के रखता है, तो आपका रुझान क्या होगा, उस टीम की तरफ झुक जाएगा। तो यहां पर दोनों ही काम अखबारों द्वारा होता है और आप इससे कहीं ना कहीं जो है जाने अनजाने इफेक्ट भी हो जाते हैं। मतलब आपकी रुचि वर्ल्ड कप पे है तो वर्ल्ड कप की खबरें वो छापेगा, लेकिन साथ ही साथ वो अपने हिसाब से आपकी रुचि को भी बिल्डअप कर देगा। जिस भी वो टीम को चाहता है या पसंद करता है तो उसकी अच्छी बातें आपके लिए निकाल के रखेगा, तो आपका रुझान भी उस टीम की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये जो है अखबार वाले बहुत ही चतुराई से काम करते हैं। कोई भी जनसंचार माध्यम ले लीजिए, ये काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में हमें देने हैं। अभी हमारी बुक से हम कर रहे थे अभिव्यक्ति और माध्यम से, इसमें हमसे 3 में से 2 प्रश्न करने थे 60 शब्द में, यानी कि 60 शब्दों में उत्तर देने थे। अब वही अभिव्यक्ति माध्यम से हमें 80 शब्दों में उत्तर देने हैं। ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 करने हैं। देखिए क्या है, समाचार के विभिन्न तत्वों में से किन्हीं 3 पर विचार कीजिए। अब आपको 3 के बारे में बताना है, कोई भी जितने भी तत्व होते हैं उनमें से कोई भी आप 3 बता दीजिए। विभिन्न घटनाओं, समस्याओं, प्रतिक्रियाओं पर जब अपने विचार प्रतिक्रिया दी जाती है, परंतु किसी भी घटना, समस्या, विचार आदि का समाचार बनना तभी संभव होता है जब उसमें समाचार के तत्व सम्मिलित हों। अब क्या होता है, कोई भी खबर हो, हर खबर समाचार नहीं बनती, उसमें कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो होते हैं समाचार के तत्व। जब तक वो शामिल नहीं होंगे तब तक कोई खबर समाचार नहीं बनती है। अब उनमें से हम देखिए 3 तत्व के बारे में आपको बता रहे हैं। समाचार के निम्नलिखित तत्वों में से सिर्फ 3 तत्व बता रहे हैं। पहला है नवीनता, जो भी खबर होगी उसमें नवीनता होनी, यानी कि नयापन होना ज़रूरी है, तभी वो बार बार पुरानी खबरें जो हैं वो काम नहीं करती हैं। क्या है, समाचार में नवीनता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। घटना, विचार आदि जितने नए व ताज़ा होंगे उतने ही समाचार बनने की संभावना बढ़ जाएगी। समाचार का समयानुकूल प्रेषित करना जरूरी है। दैनिक समाचार पत्र की अपनी डेडलाइन यानी समय सीमा होती है। प्रायः समाचार पत्र में रात 12 बजे तक के ये समाचार कवर किए जाते हैं। तो आपको समाचार समझ में आया, जब तक उसमें नयापन नहीं होगा वो समाचार नहीं बनेगा। अब ये समाचार की नवीनता किस बेसिस पे डिसाइड करती है? कोई भी समाचार की अपनी एक डेडलाइन होती है। मोस्टली अखबारों की डेडलाइन रात के 12 बजे की होती है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित समाचार भी तैयार किए जाते हैं जो किसी देश के लिए नई जानकारी हो सकते हैं। अतः समाचार में नवीनता का तत्व होना तो आवश्यक है, किंतु नवीनता पर होने पर भी समाचार उपयोगी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि बहुत से समाचार ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं। अब ऐतिहासिक तो मतलब हो गए पुराने। अब तो क्या हम पुरानी खबरें नहीं छाप सकते? नहीं, आप छाप सकते हैं, लेकिन इन ऐतिहासिक खबरों में भी थोड़ी नवीनता लाकर, शब्दों का हेर फेर कर भाई खबर तो वही रहेगी ऐतिहासिक खबर में, लेकिन हम थोड़ा सा हेर फेर करके उनको दोबारा छाप सकते हैं, यानी कि नवीन बना सकते हैं। फिर आते हैं दूसरा तत्व, क्या है? निकटता। पाठक, श्रोता, दर्शक अपने क्षेत्र की निकटवर्ती उन घटनाओं, जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके करीब होती हैं। अपने आसपास के क्षेत्र, राज्यों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए पाठक, श्रोता अथवा दर्शक उत्सुक रहता है। अपने निकट की जानकारी उन घटनाओं को हम इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उससे हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से जुड़े होते हैं। अतः समाचार में निकटता का तत्व महत्वपूर्ण है। अब निकटता क्या बताया? हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, हम जिस भी प्रदेश में रहते हैं, हमें उसकी खबरें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये खबरें हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से हमारे क्षेत्र से हमें जोड़े रखती हैं। तो जिस भी क्षेत्र से हैं उससे हमारी निकटता बनाए रखने का या उससे निकटता बनाए रखने वाली खबरें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए इस तत्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
नेक्स्ट आते हैं प्रभाव। जिस घटना का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सीधा पड़ता है उस घटना के समाचार बनने की संभावना अधिक होती है। जो घटना अथवा समस्या पाठक, दर्शक, श्रोता के आसपास के क्षेत्र एवं जीवन से संबंध रखती है तथा उसके जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है, उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है। सरकार का कोई निर्णय यदि ये सीमित लोगों को प्रभावित एवं लाभान्वित करता है तो यह बड़ा समाचार नहीं होगा। अब देखिए, कोई भी सरकार द्वारा डिसीजन लिया जाए या कोई भी खबर ऐसी हो जो हम पे डायरेक्ट जो है असर डालेगी, तो वो क्या होती है, वो तुरंत ही सुर्खियां बनती हैं। तो ऐसे समाचार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और लोग इनको पढ़ना भी चाहते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए, जब देश का बजट निकलता है मार्च में, तो क्या होता है, उस समय पूरा बजट डिटेल में जिस दिन भी पारित होता है उसके दूसरे दिन डिटेल में आपके न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो ये खबर जो बजट से रिलेटेड होती है ये सभी पढ़ना चाहते हैं, तो समाचार पत्र इनको सबसे ज़्यादा डिटेल में छापते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पर असर डाल रहे हैं और सब लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से कोई भी, जैसे आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अगर उस स्टेट को लेकर अगर कोई रूल सरकार द्वारा बनाया गया है या कुछ भी बनाया गया है, खासतौर से देखिए स्कूलों से संबंधित अगर कोई चीज़ होगी तो पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। तो कोई अगर ऐसा नियम बना है या कोई टाइमिंग चेंज हुई है स्कूल की या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो वो खबर अगर पेपर में आती है तो वो जो है मोस्टली भाई ज़्यादातर जनता जो है पेरेंट्स होती है, तो वो उनको ज़रूर पढ़ेगी। तो ऐसी खबरें जो हम पर प्रभाव डालती हैं वो ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, इसलिए वो जो है हेडलाइंस में भी डाल दी जाती हैं। दूसरा प्रश्न आते हैं, नाटक लेखन में किन तत्वों का होना अनिवार्य है, किन्हीं तीन पर विचार करिए। अब यहाँ पर क्या है, नाटक लेखन में कौन से तत्व अनिवार्य है, किसी तीन के बारे में हमें बताना है। तो नाटक लेखन के निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला है कथानक, कथ्य या कथानक। देखिए, कथ्य और कथानक के बिना हम कहानी शुरू ही नहीं कर सकते। कहते हैं ना, कोई भी घर बनाने से पहले हमें एक छोटा सा नक्शा बनाना पड़ता है कि भाई हम ड्राइंग रूम यहाँ देंगे, बेडरूम यहाँ देंगे, किचन यहाँ देंगे, वॉशरूम यहाँ देंगे, इस तरीके से एक नक्शा बनता है ना। उसी तरीके से कहानी लिखने से पहले भी उसका एक छोटा सा नक्शा बनाया जाता है कि भाई ये कहानी होगी किस पे आधारित या इसमें क्या होगा। तो वही हमारा क्या कहलाता है, कथानक। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी कहा जाता है। नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को शिल्प या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की ओर हो सके। तो अब कथानक में क्या होता है, कहानी में जो घटनाएं जैसे घट रही हैं उसको हम क्रम में रख देते हैं और फिर उसी को बेस में रख के पूरी कहानी लिखी जाती है। तो इसलिए कहानी में कथ्य या कथानक का होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा तत्व आते हैं संवाद। संवाद यानी कि डायलॉग्स, जो डायलॉग्स बोलते हैं ना कैरेक्टर्स, वो। अब इनको हम एक चीज और कहते हैं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, कथोपकथन। संवाद को कथोपकथन भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पे कथोपकथन शब्द दिया तो उसका मतलब संवाद यानी कि डायलॉग। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम उसके संवाद हैं। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। तो संवाद आपके आसान होने चाहिए मगर प्रभावशाली होने चाहिए कि जो भी दर्शक आपके नाटक को देख रहा है उसके ऊपर वो इफेक्ट डाले। खास तौर से जो भी भाषा, जिस भी क्षेत्र में नाटक खेला जा रहा है उसी में ही वो संवाद होने चाहिए, तो लोगों पर ज्यादा असर डालते हैं। तीसरा आते हैं भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा नहीं गया है। तो मतलब भाषा तो क्या हुई, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो तो सही है, ये तो भाषा में भी सरल और सहज शब्दों का इस्तेमाल करें जो लोगों को समझ में अच्छे से आए। इसके अलावा जो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम बोल कर नहीं, हम संकेत के माध्यम से या ध्वनि के माध्यम से उनको बताते हैं। तो नाटक लिखते समय इन सांकेतिक भाषा और ध्वनित शब्दों का भी इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, जिससे जो नाटक है वो ज़्यादा प्रभावशाली लगता है।
अब आते हैं तीसरा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अब हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं, 3 टॉपिक दिए हैं जिस पे हमें टिप्पणी करनी है, तीनों ही पे ही करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है? पहला है फोटो पत्रकारिता, दूसरा है कार्टून कोना और तीसरा है रेखांकन और कार्टोग्राफ। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों चीजें बताते हैं। पहला है फोटो पत्रकारिता। पत्रकारिता के अंतर्गत आजकल फोटो का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। वास्तव में फोटो के माध्यम से कई बातों को एक साथ कह दिया जाता है। फोटो टिप्पणियों का प्रभाव भी अधिक व्यापक करती है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी खबर अगर समाचार पत्र में छप रही है या आपको न्यूज में दिखाई जा रही है, तो हम देखिए ज्यादा इंटरेस्ट अगर हम टीवी में देखते हैं तो टीवी में भी जिसमें फोटो दिखाई जाती है ना, उसको हम देखने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं ना। उसी तरीके से न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते समय जिनमें पिक्चर्स होती हैं वो हमें ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, और ख़ास तौर से ये खबर हम पिक्चर देखकर, कोई भी न्यूज़ हो कोई भी चीज़ हो, हम पिक्चर देखकर बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो पिक्चर के साथ किया गया क्या हो कहलाता है? वो है फोटो पत्रकारिता। फोटो के साथ लिखी गई न्यूज़ जो है वो फोटो पत्रकारिता कहलाती है। दूसरा आते हैं कार्टून कोना। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले कार्टून हस्ताक्षरित संपादकीय होते हैं। कार्टून जन सामान्य की भावनाओं को व्यक्त करने का सीधा तरीका होते हैं, जिसका पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए न्यूज़पेपर जब आता है तो फ्रंट पेज में आप नीचे की साइड में देखेंगे एक छोटा सा कार्टून हमेशा निकला रहता है। वो कार्टून ही कार्टून कोना दिखाता है। अब ये क्या होता है? ये हस्ताक्षरित संपादकीय का मतलब होता है पेपर का ये आरक्षित कोना होता है जहां पर ये डेली काम छपेगा ही छपेगा। और ये लोगों पर जो भी घटना घटी रही हो रही है उस पे व्यंग्यात्मक कार्टून होता है और ये लोगों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। तीसरा आते हैं रेखांकन या कार्टोग्राफ। रेखांकन समाचारों को रोचक बनाते हैं। कार्टोग्राफी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को ग्राफ या रेखांकन के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स आंकड़ों तक में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्टोग्राफी का प्रयोग समाचार पत्रों के अतिरिक्त टेलीविजन में भी होता है। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जो रेखांकन जिसमें हम ग्राफ बनाकर दिखाते हैं ना, आप अक्सर देखते होंगे जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो इन ग्राफों को आप ज्यादा देखेंगे। सेंसेक्स का उतार चढ़ाव भी, जो आपका व्यापार का पेज होता है उसमें सेंसेक्स का उतार चढ़ाव भी हमें इसी के माध्यम से देखने को मिलता है। तो वो रेखांकन या ग्राफ ही हमारा क्या कहलाता है? रेखांकन या कार्टोग्राफ। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। क्या दिया है? काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। अब हमारी बुक है आरोह भाग 2, उसका जो काव्य खंड है उसमें से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं। हमें 2 प्रश्न करने हैं जो लिखने हैं हमें, जिसके उत्तर 60 शब्दों में, और ये हमारा रहेगा 3 मार्क्स का एक प्रश्न। शुरू करते हैं। पहला है, कवि बगुलों के पंख कविता में सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। कैसा? अब सौंदर्य में बंधने का मतलब, अब काले बादल छाए हैं, उसमें बगुलों की एक पंक्ति उड़ती हुई चली जा रही है। कहने को तो ये साधारण चीज थी, लेकिन वो काले बादलों के सामने सफेद हंस बगुलों की उड़ती हुई पंक्ति जो है उनको मोहित कर लेती है, और वो उनकी आंखों में ऐसा बस जाते हैं कि वो उन्हीं के साथ उड़ जाना चाहते है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे। बगुलों के पंख एक सुंदर दृश्य कविता है। कविता से गुजरते हुए एक एक दृश्य चित्र की भांति उभर जाता है। कोई भी जो भी दृश्य उन्होंने शब्दों के माध्यम से उतारा है वो सभी कुछ हमारी आंखों में भी साफ उतरता है। कवि काले बादलों के नीचे से पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों को देखता रह जाता है। ये उसे कमजोर बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। अब क्या उन्हें लग रहा है कि बादल जब बरस जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। तो वो बगुलों की छाया क्या उन्हें लग रही है कि शाम होते हुए जो दृश्य हैं उनके समान लग रही है। यह दृश्य इतना मोहक है कि कवि इससे अटका सा रह जाता है। कवि इसे माया कहता है। इस दृश्य में कवि प्रकृति सौंदर्य में बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। मतलब ऐसा इतना सौंदर्य है कि वो इसमें ऐसा बंध गए हैं कि उसके साथ ही उड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा प्रकृति के इस दृश्य का कवि के मन पर पड़ने वाले मोहक प्रभाव के कारण संभव हुआ है कि जो प्रभाव उन्होंने जो चित्र देखा है वो उनके ऊपर जो इफेक्ट डाल रहा है उसके कारण वो इस सौंदर्य में बंध गए हैं। दूसरा है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब घरेलू जीवन बताया है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, घर की साफ सफाई है,
जिस घर की सजावट करी जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा घरेलू परिदृश्य हमारे सामने उभारा गया है। दिवाली की शाम है, घर का आंगन साफ सुथरा है, सजा सवरा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है और उनके बनाए घरोंदों में दिया जलाती है। उस समय उसके चेहरे पर ममता, कोमलता और वात्सल्य के जो रंग बिखरे हुए हैं वे बड़े सार्थक बिंब बनाकर कविता में उभरे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा घरेलू है ना, हम सभी के घरों में दीपावली के टाइम ऐसे ही कुछ होता है, साफ सुथरे घर होते हैं, घर की जितनी स्त्रियां हैं बहुत ही सजी रहती हैं, घर में दिए जलाए जाते हैं, खासतौर से बच्चों का जो घरौंदा बना होता है उनको भी सजाया जाता है। तो ये सभी क्या है, घरेलू बिंब उभर कर सामने आए हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। सूर्योदय यानी कि सूरज निकलने से पहले का समय क्या कहलाता है, उषा। उससे पहले जो चीजें हो रही हैं वो आपको बतानी है। प्राकृतिक परिदृश्य कैसे पल पल बदल रहा है वो यहाँ पर जैसा कविता में लिखा गया है वैसे ही आपको यहाँ लिखना है। सूर्योदय से पहले आकाश की छवि क्षण बदलती है। इस परिवर्तन को चित्रित करने तथा उसकी गतिशीलता को पकड़ने के लिए कवि ने विविध प्रतीकों तथा बिंबों का सहारा लिया है। प्रातः काल में अंधकार से हटने तथा प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को ग्रामीण जीवन की गतिविधियों से जोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से अंधकार हट रहा है, उजाला आ रहा है, तो ये कैसे बताया गया, ग्रामीण जीवन से जोड़ा गया है। उषा काल के दौरान आकाश में नमी मौजूद है। कवि ने इसे राख से लिपा हुआ चौका जैसे बिंब के माध्यम से बताया। सुबह सुबह देखिए मौसम में मॉइस्चर रहता है ना, तो इसको इन्होंने कैसे व्यक्त किया है, वो है राख से लिपे हुए चौके के समान व्यक्त किया है। भोर के नभ का नीला रंग और राख से लिपे चौके का दृश्य बताया है। जब सुबह होती है और पूरब की तरफ से लालिमा आनी शुरू होती है तो आसमान का रंग काला नहीं नीला हो जाता है, और इसे जो है कवि ने कैसे बताया है, वो है नीले शंख जैसा बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने ये सभी चीजें बदलते जितने भी परिदृश्य हैं उन्हें किसी न किसी उपमा के साथ प्रस्तुत किया है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को काले सिल तथा स्लेट के रूप में भी चित्रित किया है। सूर्य की छिटकती लालिमा काले सिल को लाल केसर से धुले जाने और स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल देने का बिंब परिवेश में हो रहे परिवर्तन को चित्रित करता है। तो अब जैसे जैसे उषा आ रही है तो लालिमा आ रही है, लालिमा है ना एक तरफ और एक तरफ कालिमा है, तो इन्होंने जहां कालिमा यानी कि नीलापन दिया है आकाश में उसे सिल बताया है या स्लेट बताया है। और लालिमा को कैसे उन्होंने बताया, सिल पर रगड़ी पीसी गई केसर है या एक बच्चे ने काली स्लेट पर लाल चौक मल दी हो। तो ये भी उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जीवन में गतिशीलता बढ़ रही है। भोर के साथ ही ग्रामीण जीवन में गतिशीलता बढ़ जाती है, तो ये गतिशीलता इन्होंने इन बिंबों के द्वारा प्रस्तुत करी है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 11। अब यहाँ 11 पे क्या दिया गया है देखिए, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में हमें देने हैं। अब क्या दिया है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास काव्य खंड से जो है फिर से जो प्रश्न आए हैं ये इनके उत्तर हमें 40 शब्दों में देने। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर ये प्रश्न रहेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है, 2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। 3 है, 2 करने हैं। कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा। अब जब कुंभकर्ण को रावण ने उठा दिया तो वो पूछते हैं कि भाई क्या कारण है, तो उन्होंने बताते हैं कि किस तरीके से जो है हनुमान आए और उन्होंने सब कुछ जला दिया, सब कुछ खाक हो गया। अब उसके बाद कुंभकर्ण भी उनसे कहते हैं कि आपने माता सीता का हरण किया है तो आपको ये सब चीजें झेलनी पड़ेंगी। तो क्या है देखिए, कुंभकर्ण द्वारा पूछे जाने पर रावण अपनी व्याकुलता बताते हुए कहता है कि हनुमान के रूप में साक्षात काल का देह धारण किए उसने लंका में हाहाकार मचा दिया है। इस बात पर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, भ्राता आपने सीता हरण किया है, इसी कारण हनुमान सारे असुरों का संहार कर रहा है। तो ये चीज रावण ने बताई और उसके बदले में कुंभकर्ण ने ये बात वापस बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति क्या है, मैं और जग और कहां का नाता। अब यहां पर ये पंक्तियां क्यों बोली हैं कवि ने, मैं और जग और कहां का नाता। तो क्या है, मैं और जग और कहां का नाता। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय है कि संसार में उसका संबंध चिरस्थायी नहीं है। संपूर्ण विश्व भौतिकतावादी मानसिकता से ग्रसित है, जबकि उसे यह वैभव और समृद्धि तुच्छ लगती है। उसकी वैचारिक भिन्नताओं के कारण उसे लगता है कि इस जग में
और उसमें कोई साम्य नहीं है, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो यहाँ पर जो है आत्म परिचय कविता में बताया गया है कि मैं और हूँ जग और है, यहाँ बताया। तो उन्होंने यहाँ बताया कि जग की जो सोच है और मेरे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे हैं, इस कारण से जो है मैं और हूँ जग और है। और तो ये पंक्ति उन्होंने यही इस कारण से बोली है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में, मजहब एक धागे के सहारे पतंगों, क्या है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें, यानी कि बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, चर्चा कीजिए। पतंग कविता से लिया गया है। किस तरीके से पतंग जो उड़ती है इतनी ऊंची, उन्हीं के सहारे ये बच्चे नीचे एक पतली डोर के माध्यम से बंधे रहते हैं। यहाँ पर ये चीज बतानी, तो ये उड़ती ऊंची पतंग जो है बच्चों की महत्वाकांक्षाएं हैं, ये बताई गई हैं। तो क्या है, पतंग उड़ाते समय बच्चे एक पूरा ध्यान पतंग की ऊंचाइयों पर रखते हैं, परंतु पतंग का नियंत्रण उनके हाथों में होता है। यह संलग्नता इतनी तल्लीनता के साथ रहती है कि वे स्वयं को ही भूल जाते हैं। सिर्फ पतंग की ऊंचाइयों पर ही वे ध्यान रखते हैं। उनका पूरा ध्यान धागे और पतंग पर टिका होता है। तब उनका शरीर भी पतंग की तरह हो जाता है। तब धागा न केवल पतंग को नियंत्रित करता है वरन पतंग उड़ाते बच्चों को भी नियंत्रित करने लगता है। तो यहाँ पर इस कविता में पतंगों को क्या बताया गया था, वहां बच्चों की उच्चाकांक्षाओं को प्रदर्शित किया गया था पतंग के माध्यम से। और वो डोर क्या है, वो बताती है कि वो उनकी आकांक्षाएं हैं इतनी ऊंची उड़ान भरते हुए। तो यहाँ पर पतंग जो उड़ रही है उसकी ऊंचाइयों के साथ बच्चे भी ऊंचे उड़ रहे हैं, लेकिन वो नीचे रहते हुए भी ऊंचे उड़ रहे हैं और उसकी डोर उनके हाथों में जो है वो उनके सपनों को नियंत्रित कर रही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। क्या दिया गया है, यहाँ पे गद्य खंड पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 के उत्तर देने हैं, वो भी 60 शब्दों में, और एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो 3 प्रश्नों में से 2। अब ये हमारे आरओ बुक के ही गद्य खंड से, जो गद्य खंड के पाठ है ना, उनमें से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है हमारे पास में, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए, जाति और श्रम विभाजन, पुराने समय में क्या होता था, जाति के आधार पर ही श्रम विभाजन होता था, लेकिन यहाँ इन्होंने बुनियादी अंतर की बात करी है। हमें बुनियादी अंतर को स्पष्ट करना है। देखिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति और श्रम विभाजन भिन्न होते हुए भी एक ही माने गए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब क्या बोला है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब ये जो जाति और श्रम विभाजन होता है, ये दोनों ही क्या है, जो है ये मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं होते। एक पहला अंतर ये। दूसरा, इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। इसमें क्या दिया है उन्होंने, उपेक्षा को जो है वो बोला है कि मतलब इंसान की इच्छा ना उनकी जाति पर डिपेंड होती है कि जाति कौन सी ले, और ना ही उनके श्रम पर होती है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ बोलोगे कि ये तो एक ही तेरा, यहाँ पर जो पाठ हमने पढ़ा है क्या कहते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यहाँ पे अंबेडकर जी ने उन्हें दोनों को एक ही चीज़ बताया, जाति के आधार पर ही श्रम विभाजन बताया। देखिए यहाँ पर लाइन में भी दिया है, भिन्न होते हुए भी एक ही माने हैं। ये दोनों चीज़ें भिन्न हैं लेकिन तब भी एक ही मानी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये केवल माता पिता के सामाजिक स्तर को ध्यान रखती है कि माता पिता का जो सामाजिक स्तर है वही बच्चे का रहेगा। व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय में बांध देती है। व्यवसाय उपयुक्त हो या अनुपयुक्त, व्यक्ति को उसी से अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। चौथा है, विपरीत परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, भले ही वह भूखा क्यों ना मरना पड़े। तो यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें बताई गई हैं कि ये बहुत ही जो है बेसिक अंतर के तौर पर बताई गई है कि ये होता है। नेक्स्ट आते हैं, शिरीष की पुरानी फलियों के माध्यम से लेखक ने किस कटु यथार्थ का संकेत किया है, टिप्पणी कीजिए। अब शिरीष की पुरानी कलियों के माध्यम से लेखक ने किस कटु यथार्थ की ओर संकेत किया है। तो यहाँ शिरीष बताया हमने कितना कठोर वृक्ष होता है उसके माध्यम से। तो अब यहाँ पर क्या है कि मतलब इसको ऐसे समझिए कि बहुत ही बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत ही एजेड लोग हो जाते हैं, वो अपने पद पर बैठे रहते हैं, उनको नहीं छोड़ते कि नई पीढ़ी आकर हमारे पद को संभाले। तो यहाँ पर शिरीष भी यही होता है, उस पर जो फूल निकलता है वो तब तक बना रहता है जब तक दूसरा फूल निकलकर उसे धक्का देकर निकालता नहीं। तो यही एक शिरीष की कटु सत्य है और ये संसार में भी हमें लागू होता हुआ दिखाई देता है।
परिवर्तन संसार का नियम है, मनुष्य को समय अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। मृत्यु तो अटल है, जो लोग समय के साथ चलते हैं, नए को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनको समाज भी अपना मानने लगता है और वे कुछ समय के लिए काल के कोड़ों से भी बचे रहते हैं। इसके विपरीत जो एक ही स्थान पर जमे रहते हैं, उनको दूसरों के द्वारा धक्का दे दिया जाता है। यह स्थिति राजनीतिक, साहित्य तथा संस्थानों में पूर्ण रूप से दिखाई देती है। तो जो परिवर्तन नहीं करते, उन्हें धक्का देकर परिवर्तित किया जाता है, और ये चीज हमने शिरीष के साथ भी देखी है, और समाज में स्थित साहित्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थानों में भी हमने ये चीज देखी कि बुजुर्ग हो जाएंगे मगर अपने पदों पर बैठे रहते हैं, नई जनरेशन के लिए वो पद खाली नहीं करते हैं। पुराने लोग नए जमाने के इस प्रचलन को नहीं पहचान पाते और समाज भी उन्हीं पुराना जीर्ण शीर्ण समझकर अस्वीकार कर देता है। अब क्या है, जो पुराने लोग हैं वो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते कि नई जनरेशन आए, और जो समाज होता है वो इन लोगों को पुराना समझ के समाज से दरकिनार कर देता है, उनकी बात को तवज्जो नहीं देता है। जरा यानी कि वृद्धावस्था और मृत्यु अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है, जिसे सभी को स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि यह जीवन है। तीसरा है, बाजार दर्शन के लेखक ने भगत जी का उदाहरण क्यों दिया है, स्पष्ट कीजिए। यहां पर क्या दिया है, भगत जी को बताया है संतुष्टि के तौर पर। भगत जी क्या करते थे, वो चूरन बेचते थे, पूरा दिन चूरन बेचते, और जहां उनका 6 आने का चूरन हो गया उसके बाद वो चूरन बेचना बंद कर देते थे, और जितना बचा हुआ चूरन था वो फ्री बांट देते थे। तो ये क्या था, ये उनके अंदर की संतुष्टि को दिखा रहा था कि मेरे आज की अर्निंग हो गई। वो चाहते तो बहुत ज्यादा कमा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। उनको था कि 6 आने में हमारा आज का काम चल जाएगा, बस अब इसके बाद मुझे अर्निंग नहीं करनी है। उसके बाद बचा हुआ उनका जितना भी चूरन होता था वो फ्री बांट देते थे। तो यहाँ पर भगत जी के उदाहरण से उन्होंने संतुष्टि व्यक्त करी है। कहने का माध्यम है कि मतलब हम जब बाजार में जाते हैं तो हमें अपने मन को भर के जाना चाहिए। जैसे भगत जी हैं, वो क्या करते थे, अपने मन को भर के जाते थे कि नहीं मुझे 6 आना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसी तरह जब हम बाजार में परचेजिंग करने जाएं तो अपने मन में डिसाइड करके जाएं कि हमें क्या लेना है, तब हम इस बाजार के आकर्षण में फंस नहीं पाएंगे। बाजार दर्शन के लेखक ने भगत जी का उदाहरण देते हुए पाठकों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह बाजार के जादू से बचा जा सकता है। बाजार में नकारात्मक प्रभावों को उपभोक्ता भगत जी की तरह बेअसर कर सकता है। मतलब हम चाहें तो जैसे भगत जी उसके आकर्षण से बच सकते हैं, वैसे हम भी बाजार के आकर्षण से बच सकते हैं। भगत जी पर बाजार की चकाचौंध अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। वह खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न भाव से चौक बाजार में चले जाते और एक छोटी सी पंसारी की दुकान से भी अपना आवश्यकता की चीजें, जीरा एवं नमक खरीदते। उनके लिए अपनी आवश्यकताएं बिल्कुल स्पष्ट है और वे बाजार में भटकते नहीं थे। अब वो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो 6 आने का जो चूरन बेचते थे उसके बाद वो और बेचना नहीं चाहते थे, वापस चले जाते थे। इसी तरह उन्होंने भगत जी का एक उदाहरण और पाठ में प्रस्तुत किया है कि जब वो बाजार जाते थे तो उनको पता था कि उन्हें जीरा लेना है, नमक लेना है चूरन के लिए, बनाने के लिए। वो जाते, वो खरीदते और चले आते। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हमें भी बाजार जाते समय क्या करना चाहिए, अपने मन में चीज़ों को भर के जाना चाहिए। हमें डिसाइड एक लिस्ट बना के जानी चाहिए कि भाई हमें आज ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। हम जब बाजार पहुंचेंगे तो चाहे तमाम आकर्षण हो, हम उसमें बंधने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन, दिमाग क्या डिसाइडेड है कि हमें आज ये लेना है। तो पहले इसकी दुकान में चलो ये खरीदो, फिर वो खरीदो, फिर वो खरीदो, फिर वो खरीदो। तो मतलब जो हमारी लिस्ट डिसाइडेड है हम उसी में रहेंगे, तय रहेगा, और हमारा मन जो है इधर उधर भटकने नहीं पाएगा भगत जी की तरह। यह उनके व्यक्तित्व का एक सशक्त पक्ष है। उनका आचरण निश्चित रूप से बाजार में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति ही बाजार से सच्चा लाभ उठा सकता है। अगर हम ऐसा आचरण करेंगे तो हम बाजार का लाभ उठाएंगे, ना कि बाजार हमारा लाभ उठाएगा, तथा बाजार को सच्चा लाभ दे सकता है। संयमित व्यवहार और सुस्थिर मानसिकता के बल पर ही आज का मनुष्य बाजार के शोषण से मुक्त रह सकता है। तो हम जितना संयमित होकर मार्केट में एंटर करेंगे, हम बाजार से उतना ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। अब आ गए प्रश्न संख्या 13। ये हमारा प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। इसके अंदर हमसे पूछे गए हैं 3 प्रश्न और हमें करने हैं 2 प्रश्न। तो यहाँ पर जो 2 प्रश्न करने हैं उनके उत्तर हमें देने हैं 40 शब्दों में, और एक प्रश्न रहेगा हमारा 2 मार्क्स का। तो चलिए तीनों प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लुटन जिस गांव में रहता था उस गांव की स्थिति का वर्णन कीजिए। अब लुटन जिस गांव में रहता था वो बताना है, ठीक है।
भाई जिस गांव में उसके माता पिता का देहांत हुआ उसी गांव में उसकी शादी हुई, उसके सास के साथ पला बड़ा सब कुछ। फिर बाद में जब वो वहाँ से निकाल दिया जाता है महल से, तो वहाँ वापस फिर से इसी गांव में आता है। तो वो बताना है, लुट्टन का गांव किसी अमीर गांव की श्रेणी में नहीं आता था, क्योंकि वहाँ सभी लोग पुराने और घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। किसी भी गांववासी के पास पक्का घर नहीं था। सभी मिलजुल कर दिन भर खेत में काम करते या इधर उधर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसका सबसे बड़ा अच्छा प्रमाण इस बात से मिलता है कि वे सब मिलकर राज दरबार के इन 3 पहलवानों को दैनिक भोजन भी नहीं दे पाए। तो अब यहाँ पर जब वो निकल के वापस आते हैं तो उनके पास कुछ काम होता नहीं है। 3 पहलवान होते हैं। 3 पहलवान का मतलब भाई हमारे एक लुट्टन सिंह और उनके 2 पुत्र। अब पहलवानों की डाइट भी अच्छी खासी होती है, तो मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, ठीक ठीक नॉर्मल थे। तो अब क्या होता है, जब आते हैं पहलवान तो इन लोगों को खाना भी शुरू में तो भाई सभी गांव वाले थोड़ा सा खाना देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खाना कम होने लगता है, क्योंकि भाई अपना पेट पालना मुश्किल है, दूसरे पहलवानों का पेट कहाँ से पालें। तो यहाँ से पता चलता है कि वो ज़्यादा संपन्न लोग नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन वाक्पटुता में सब बहुत आगे थी। पाठ के आधार पर उदाहरण दीजिए। मतलब वो अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे तर्क देती थी कि कोई उसे हरा नहीं पाता। चाहे रुपयों को छिपाकर रखने की बात हो, चाहे उसके खुद के मुंडन संस्कार की बात हो, हर चीज को वो बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकती थी, और कोई भी उसे तर्कशास्त्र में हरा नहीं सकता था। तर्कशास्त्र का मतलब है आप उससे अगर आर्ग्यूमेंट करोगे तो आप उसको हरा नहीं सकते थे। भक्ति वाक्पटुता में बहुत आगे थी। इसे पाठ में दिए गए इस उदाहरण के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है कि वह जिस बात को मानती थी उसे पूरी शक्ति से कहती थी। जब उससे पूछा गया कि वह इधर उधर रखे पैसों को मटकी में क्यों डालती है, यह तो चोरी है, तो इसका प्रत्युत्तर देते हुए भक्तिन ने कहा, यह तो पैसा संभाल कर रखना है। इसके लिए वह तर्क करने को भी तैयार नहीं थी। उसका कहने का मतलब ये पैसे हमने चुराए नहीं है, इधर उधर पैसे पड़े थे, हमने संभाल के रख दिए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। इसी प्रकार वह अपने केश मुंडन को लेकर भी शास्त्रों का हवाला देती है। भाई महादेवी कहती हैं कि क्यों तुम मुंडन संस्कार कराती हो हर बृहस्पति को, हमें नहीं अच्छा लगता। तो वो बोलती है कि नहीं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, और इसके लेकर वो अच्छे अच्छे तर्क प्रस्तुत करती है। तो महादेवी वर्मा भी उससे जो है वो तर्क में जीत नहीं सकी। वह पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए भी अचूक तर्क देती थी। हमारी मालकिन रात दिन किताबों में गड़ी रहती हैं, अब मैं भी पढ़ने लगूं तो घर गृहस्थी कौन देखेगी। तो कहते भाई थोड़ी बहुत पढ़ लिख लो, क्योंकि महादेवी वर्मा जी ने क्या एक चलन किया था कि अब सब हस्ताक्षर करके अपनी सैलरी लेंगे, है ना, अपना पैसा लेंगे, अंगूठा नहीं लगाएंगे, तो सब पढ़ना लिखने लग जाते हैं। मगर वो क्या कहते हैं, हमारी भक्तिन जो है इस पर तर्क देती हैं कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने लगूंगी तो फिर घर के काम कौन देखेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। तीसरा प्रश्न है, लोक प्रचलित विश्वासों पर आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर सकती है। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। अब क्या है, लोक प्रचलित विश्वासों, अब ये जो हमने पाठ पढ़ा था, यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, तो इसी को लेकर इंद्रसेना निकली थी जिसपे पानी की कितनी बर्बादी थी। तो ये क्या था, एक लोक प्रचलित विश्वास था। पर आस्था, विश्वासों पर आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर देती है। अब वैज्ञानिक जो इस पर तर्क देते हैं, लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते। इस कथन को आपको यहाँ सिद्ध करना है। देखिए कैसे, लोक प्रचलित विश्वासों पर आस्था पर्याप्त महत्व रखती है। यह आस्था वैज्ञानिक चिंतन को भी कुंद कर देने का मतलब पूरी तरीके से नकार देती है। लेखक वैज्ञानिक चिंतन को महत्व देता है, परंतु उसकी दीदी लोक प्रचलित विश्वासों को अधिक महत्व देती है। लेखक को भी अपनी दीदी की भावनाओं का सम्मान करना अधिक उचित लगता है। दीदी कहती हैं कि वर्षा के लिए मेढक मंडली पर पानी डालना चाहिए। लेखक इसे उचित नहीं समझता, परंतु दीदी की लोकमान्यता के प्रति आस्था देखकर वह नतमस्तक हो जाता है। मतलब देखिए, लेखक हमारे इस जो प्रचलित मान्यता थी मेढक मंडली पे पानी देना, इसको बिल्कुल सही नहीं मानते थे, इसे अंधविश्वास मानते थे। लेकिन वो दीदी को बहुत प्यार करते थे, तो दीदी अगर इस पे बात को मानते हैं तो उन्हें भी सर झुकाकर इस बात को मानना पड़ता है। वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते इस बारे में। तो इस तरीके से हमारा ये कोर का जो सैम्पल पेपर नंबर 6 था, हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी और भी सैम्पल पेपर आएंगे, तो साथ में हम लोग रहेंगे।
मैग्नेट बेन्स अब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये सारे सब्जेक्ट्स लिए मिल तो रही है, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब ये कैटेगरीज कैसी हैं, जैसे हमने अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए थे, हर चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन किए थे, तो हमारे पास में एक बुक है जिसमें हमारे सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, तो वो बुक हो गई हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। इसी तरह हमने अभी सैम्पल पेपर किए, तो एक हमारी बुक है सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक है। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए और फिल करते जैसे ही आप इसको फिल करेंगे एक टीम मेंबर हमारा जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगा इस बुक के लिए। तो बुक भी आप जल्दी से प्राप्त कर लीजिए ताकि आप और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी और भी सैम्पल पेपर हैं, साथ में सॉल्व करेंगे। फिर से मिलेंगे, बाय बाय।